हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस मिंट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए, चाहे वो सीडीपीओ का तैयारी हो या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का तैयारी हो, उसमें जो जीएस पेपर 1 है, उसमें एक टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक ये चैप्टर है, चंपारण सत्याग्रह। और बिहार में भी किसान आंदोलन या फिर बिहार में हुए मुख्य आंदोलनों में से एक है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसके क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से मेनली हम लोग को ये समझना है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, हम लोग को क्या क्या कंटेंट उसमें डालना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे इसका आंसर करना है। ये मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, इसको स्पष्ट कीजिए। ये 64th बीपीएससी मुख्य परीक्षा GS1 पेपर में 38 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगर आप बीपीएससी 63rd का एग्जामिनेशन जो हुआ था मेंस का, उसमें भी ये सेम चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें इसका कारण और परिणाम पूछा गया था। उसमें यह क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या थे, इसकी विवेचना कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। अब अगर आप 63rd से इस क्वेश्चन को देखेंगे या कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया गया है। इसमें चंपारण सत्याग्रह नहीं पूछा जा रहा है, इसका कारण परिणाम कुछ नहीं पूछा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ, ये किस तरह से एक निर्णायक मोड़ साबित होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो आगे के आंदोलन होते हैं, जैसे खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय अवज्ञा या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए। ये सब आंदोलन कैसे, मतलब किस तरह से इसमें एक मोड़ आता है, उसको हम लोग को दर्शाना है। एक्चुअली जो भी मेरे भाई दोस्त लोग तैयारी करते हैं चंपारण आंदोलन को, उन्होंने पीटी के प्रोस्पेक्टिव से या फिर अदर भी बहुत सारे बुक में, जैसे आप देख सकते हैं बिपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और भी स्पेक्ट्रम का जो बुक है, मैंने तो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है कि उसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन सुने हैं कि बहुत अच्छा बुक है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी जब आंसर राइटिंग करते हैं चंपारण आंदोलन से रिलेटेड, तो वो चंपारण आंदोलन में पहले 3 कठिया पत्ती, नील की खेती, उसके लिए जबरन जो उनसे ख़रीदा जाता था, दाम तय कर लिया जाता था पहले ही, उसका उचित दाम ना मिल पाना किसानों को, जबरन खेती कराना 3/20 पे, मतलब 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा पे खेती करिए। फिर खेती के बाद से वो ज़मीन बंजर हो जाता था कुछ दिन के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती थी। और फिर बाद में 1916 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है। गांधी जी कलकत्ता से होते हुए पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मोतिहारी पहुंचते हैं और वहां पे चंपारण आंदोलन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। फिर उसके बाद से वो पिटीशन फाइल करते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और फिर वहाँ पे चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन होता है, जो अपना रिपोर्ट देता है मार्च 1918 में। मई 1918 में वहाँ के गवर्नर के द्वारा साइन किया जाता है और चंपारण आंदोलन जो है सफल हो जाता है। फिर उसके बाद से वहाँ पे 25% जो है उनका लगान राशि लौटा दिया जाता है, 3 कठिया पत्ती को ख़त्म कर दिया जाता है, और जो भी अन्य शोषणकारी अधिनियम और कानून उस समय बने हुए थे किसानों को लेकर, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है। ठीक है, ये जो आपने बताया, लिखा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है। पहले आप चंपारण आंदोलन का एक भूमिका बनाइए, जो नॉर्मली हर मेंस के आंसर में आप लोग जो आंसर लिखते हैं उस तरह से एक भूमिका बना के इसमें चंपारण आंदोलन को पूरा डिफाइन कर दीजिए कि क्या था, कैसे था, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें हाईलाइट की, क्या है ये, मतलब आंदोलन क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, इतना कुछ देखना है। इसके लिए भूमिका में लिखना है। भूमिका अब हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरे द्वारा एक मॉडल आंसर तैयार किया गया है। आप इससे भी बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं। मेरा ये कोई दावा नहीं है कि ये बेस्ट आंसर है और आप इसको लिखें या नोट डाउन करें। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप समझें क्वेश्चन को कैसे समझ के कैसे लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है, उस तरह देखना है। आगे भी ये वीडियो सीरीज चलते रहेगा, उसमें हम लोग आगे भी और भी क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें देखिए, मैंने भूमिका में लिखा है कि चंपारण नामक जगह बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। वर्तमान में भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कई ऐसे कानून बनाए गए जिससे किसानों का शोषण किया गया।
इसी क्रम में बिहार के किसानों का शोषण होता रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों से भू राजस्व की वसूली और कृषि का वाणिज्यीकरण जैसी निर्मम और कठोर औपनिवेशिक नीतियाँ किसानों की स्थिति दयनीय बनाती गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भूमि सुधार बंदोबस्त, उसमें वो तीनों बंदोबस्त आते हैं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बिहार के चंपारण के किसानों को कर या लगान के दलदल में ढकेल दिया गया और किसानों की हालत दयनीय हो गई, जिससे किसान आत्महत्या वगैरह करने लगे। ठीक है। चंपारण में नीलहे जमींदार एवं गोरे बगान मालिक किसानों से एक अनुबंध किए थे, जिसके तहत किसानों को अपने कुल कृषि भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया पत्ती नाम दिया गया। नील की खेती के बदले किसानों को उचित मूल्य नहीं प्रदान किया जाता था। जो मूल्य था वो पहले ही तय कर दिया जाता था जमींदारों और नीले बगान मालिकों के द्वारा। एवं नील की खेती करने से भूमि का पैदावार, उर्वरा शक्ति वर्षों तक प्रभावित हो जाती थी। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि 19वीं सदी के अंत तक नील की रासायनिक तरीके से उत्पादन की खोज जर्मनी में कर ली गई, जिसके कारण प्राकृतिक नील का महत्व खत्म हो गया। चूँकि रासायनिक नील ज़्यादा अच्छा रंग एवं लंबे समय तक रंग प्रदान करते थे। ठीक है। लेकिन नीलहे जमींदारों द्वारा 3 कठिया पद्धति को समाप्त नहीं किया गया और उनके भूमि को लौटाने के लिए, यानी लौटाने के बदले बहुत ज़्यादा कर वसूला जाने लगा। जब वो अपना भूमि वापस लेने गए, जब ये 3 कठिया पत्ती समाप्त नहीं हुई, नहीं, लेकिन नील की खेती को समाप्त कर दिया गया। अब कोई खेती कराना नहीं चाहता था नील का। इससे उत्पन्न असंतोष किसानों को नीलहे जमींदारों एवं गोरे बगान मालिकों के खिलाफ विद्रोह की भावना प्रबल की। ठीक है। 1914 में सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में नीलहे जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किसानों के लिए चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह किया गया, जो सफल रहा। चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप चंपारण कृषि समिति का गठन FG सलाई की अध्यक्षता में किया गया। चंपारण समिति के सिफारिश के अनुसार नीलहे जमींदारों एवं बगान मालिकों द्वारा वसूल की गई राशि का 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया गया एवं 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल लाया गया, जिसके अनुसार 3 कठिया पद्धति समेत अन्य सभी शोषणकारी कृषि पद्धति को समाप्त किया गया। अब यहाँ से ये हो गया भूमिका। यहाँ तक चंपारण आंदोलन पूरी तरह से किस तरह से हुआ, शॉर्ट में हम लोगों ने उसको बता दिया। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। आप लोग जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे बुलेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ से चेंज किया आंसर तो इसको अंडरलाइन कर देंगे बस। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़। यहाँ से अब मेन आंसर शुरू होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें अभी समझना है। जो ये आंदोलन था, ये 3 कठिया पद्धति वगैरह के खिलाफ नहीं था। इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीलहे जमींदार एवं गोरे बगान मालिक, यहाँ पे गोरे छूट गया है, मैंने ऊपर में लिखा हुआ है गोरे बगान मालिक। ये जो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन, जो हम लोग अभी तक पढ़ते थे कि ये 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था और नील की खेती के विरुद्ध था, वो इनके विरुद्ध नहीं था, वो इन दोनों के विरुद्ध था। जो यहाँ पे ये नीलहे गोरे बगान मालिक कौन है? ये देखिए, यूरोप से आए थे। यूरोप के अलग अलग शहर से, जैसे इंग्लैंड से, UK से, या फिर न्यूजीलैंड या अदर जो स्पेन, पुर्तगाल, ये लोग जो थे ये वहाँ से आते थे और यहाँ पे कुछ ज़मीन मतलब कुछ पैसा देके सरकार से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि हम खुद खेती कराएंगे नील का, और किसानों से ये एक बागान बना लेंगे, वहाँ पे खेती कराएंगे और वहाँ से अपना नील का उत्पादन करके विदेश मतलब अपने यहाँ ले जाके बेचेंगे। और जो ज़मींदार थे ये उनके लैंड का मतलब देख रेख करते थे, और लैंड का मतलब एक्विजिशन जैसे लेते थे किसानों से, और उसके बदले में उनसे मतलब निगोशिएट वगैरह जो करते थे उसको लेकर। तो ये जो आंदोलन था, चूँकि नील का जो खेती था 19वीं शताब्दी के लास्ट तक, मतलब शुरुआत तक 1890 से लेके और 1900 के आसपास तक ये नील की खेती जर्मनी में रासायनिक तरीके से नील को बनाना शुरू कर दिया गया था। तो नील का खेती का महत्व ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे 1905 से 10 आते आते नील का खेती बंद हो चुका था भारत में, अब नहीं होता था। थोड़ा बहुत पैमाने पे होता था तो वो अपने इंडिया में यूज के लिए लोग करते थे। ठीक है। तो मेन जो था वो 3 कठिया पद्धति और नील की खेती के विरुद्ध नहीं था। ये लोग जो ज़मीन लिए हुए थे, नीलहे जमींदार और गोरे बगान मालिक जो वसूल कर रहे थे पैसा,
या फिर इनसे जो खेत लिए थे वो वापस नहीं कर रहे थे, उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, 1914 में सबसे पहले किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, लेकिन चूंकि वो सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने एक बड़ा लीडर खोजने का कोशिश किया जो गांधी जी उनकी सहायता के लिए, और गांधी जी भी अपना एक प्लेटफॉर्म खोज रहे थे कि हमको कैसे इस यहाँ पे समझना है और यहाँ की राजनीति में कैसे उतरना है। इसलिए अब देखिए हम लोग यहाँ से स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ कैसे साबित होता है ये इसको देखते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह से पूर्व कृषि कोई भी यहाँ पे होगा किसी भी राजनीतिक दल या नेता ने किसानों के लिए इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं किया था। किसी राजनेता या पार्टी ने गांव के किसानों का महत्व स्वाधीनता संग्राम में उतना नहीं समझा। अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल में ये खेती शुरू हुआ था, नील का खेती 1859 से लेके और 70 के आसपास, 1860-70 के आसपास वहाँ पे जो सन्यासी विद्रोह होता है उसको लेकर वहाँ पे नील का खेती बंद कर दिया जाता है। मतलब इतना भयानक विद्रोह होता है वहाँ पे सन्यासियों के द्वारा जो लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे कोई विद्रोह मतलब इंडिया लेवल पे इस तरह का कोई आंदोलन या मतलब इस तरह का कोई प्रयोग नहीं देखा गया था। इसमें देखिए कोई भी किसान नेता या पार्टी उस समय का अगर आप स्थिति देखेंगे 1917 का, तो वहाँ पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, ये सब जो पार्टियाँ थी ये सब शिक्षित वर्ग की पार्टियाँ थी। ये लोग एक्चुअली में समझ नहीं रहे थे कि हम लोग को कहाँ से शुरू करना है आंदोलन को और इसका जड़ कहाँ पे है। मतलब कैसे देखिए किसी भी पार्टी हो या फिर कोई भी सरकार हो या कोई भी आदमी हो, अगर आप उसको आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाते हैं तो वो कमज़ोर होता है, वो हारता है। तो यहाँ से लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इनका जो रिवेन्यू है सर, जो मतलब इनका राजस्व आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसको कौन दे रहा है। ये किसानों से लूट रहे थे, गांव से लूट रहे थे, इसको ये लोग पकड़ नहीं पाते थे। जो नेता लोग थे इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा था कि बेटा तुम जाओ और 2 साल पहले घूमो इंडिया को, देखो समझो, तब उसके बाद से राजनीति में कदम रखना। बस यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो किसानों का महत्व और जो लोग जो बड़े पैमाने पे मास जो था लोगों का, मतलब बहुत बड़ा जो आंदोलन को क्रिएट कर सकते थे उसका ये लोग वैल्यू समझते नहीं थे और उनसे ये लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते थे। ये लोग अपने में दया याचिका यहन तेन यही सब करते रहते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। नील की खेती के विरोध में 1867, 1908, 1914 में विद्रोह हुए, लेकिन वे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके। इसलिए चंपारण सत्याग्रह का महत्व स्वाधीनता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा किसानों की भूमिका स्वाधीनता संघर्ष में उभर कर आई, जिससे यह समझ में आया कि औपनिवेशिक शासन का जड़ गांव के किसान से वसूले जा रहे लगान और कृषि का वाणिज्यीकरण है। और चंपारण सत्याग्रह ने यह साबित किया कि सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों यानी सरकार को झुकाया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह ने आंदोलन का एक नया स्वरूप तैयार किया, जिसमें नरम दल और गरम दल के अलावा किसानों, ग्रामीणों को स्वाधीनता संघर्ष से जोड़कर एक व्यापक रूप प्रदान करने की प्रेरणा मिली। जैसे देखिए अगर आप कोई मास कर रहे हैं, 2-4 आदमी चिल्ला रहे हैं कोई आंदोलन में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वही अगर वहाँ पे 5-6 आदमी पहुँच जाए अचानक से, तो वहाँ का जो भी वहाँ का अथॉरिटी होगा उसको सुनना पड़ेगा कि इतने लोग हैं। तो इस तरह से मास क्रिएट करना और लोगों का जो किसान और वहाँ की महिलाएं हो गए और बच्चे तो नहीं, मतलब वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको एक मास प्रदान करना, और इस तरह का आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं था। गांधी जी जब मोतिहारी स्टेशन पे पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे भीड़ देख के अंग्रेज सब पागल हो जाते हैं कि इतना आदमी क्यों आया हुआ है, किसको देखने आया हुआ है, ये कौन है भाई, गांधी जी। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह से पहले विभिन्न राजनीतिक दल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के प्रयास में लगे हुए थे, जिन्हें एक व्यापक रूप देना, पूरे भारत में आंदोलन का प्रचार प्रसार करना, पूरे भारतीय लोगों को स्वाधीनता संघर्ष से जोड़ना आदि महत्वपूर्ण पहलुओं की आभास नहीं थी। मतलब उनको ये पता नहीं था कि हम जो आंदोलन तो कर रहे हैं, क्रांतिकारी रूप से आप आंदोलन कीजिएगा, दंगा प्रदर्शन, जो मतलब वहाँ पे सरकार से भिड़िएगा, तो सरकार तो उस समय तक, मतलब जिस समय का ये बात हो रहा है उस समय तो बहुत पावरफुल हो चुकी थी। 1857 में उतना बड़ा विद्रोह हुआ, कुछ नहीं हो पाया था।
तो इस तरह से लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आंदोलन को कैसे व्यापक रूप प्रदान करना है। इस आंदोलन से लोगों को समझ में आया कि किस तबके के लोगों को अगर हम अपने साथ जोड़ लें और अपने साथ ले लें तो हम एक बड़ा आंदोलन कर। देखिए, अंग्रेज़ों को उस समय से हटाना था तो एक छोटा छोटा आंदोलन करने से और किसी एक पार्टिकुलर एरिया में या रीजन में करने से नहीं होता। उसके लिए पूरे भारत लेवल पे इस तरह का आंदोलन चाहिए था और उसके लिए चाहिए था कि कोई ऐसा मुद्दा हो जो पूरे भारत को एकत्रित करे, मतलब राष्ट्रीयता का भावना जगाए, जो कि मेन कारण था किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ के अराउंड 60 to 70% आज भी लोग जो है वो कृषि पे निर्भर है। अगर कृषि से रिलेटेड कुछ छेड़छाड़, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने किसान जो कृषि कानून थे उसको लेकर देखा कि पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पूरे दुनिया को यह दिखाया कि कैसे सत्य एवं सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध करके ब्रिटिश सत्ता एवं प्रशासन को कमज़ोर किया जा सकता है एवं मुकाबला किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, कमज़ोर किया जा सकता है एवं झुकाया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को यह विश्वास जगाया कि कैसे वे अपने अधिकार एवं मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। जो लोग प्रशासन के गोलियों एवं मार से डरकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, वे लोग अब समझ गए थे कि किस प्रकार सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना है। देखिए, जो गरीब लोग हैं या किसान वर्ग के लोग थे, वो लोग ऐसे डायरेक्टली अगेंस्ट, मतलब विरोध और प्रतिरोध किसी भी बिल का या कानून का नहीं कर सकते थे उस समय, क्योंकि उनको डर लगता था कि सरकार जो है वो अपनी दमनकारी नीतियों से हमको दबा देगी। तो लेकिन यहाँ पे जब तक आप हिंसक विद्रोह नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई हिंसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को पहली बार लोगों ने इस आंदोलन में समझा कि कैसे हम लोग सत्य के, और अगर आप सत्य के साथ खड़ा हैं तो सत्य का हमेशा जीत होता है। और सत्य को, और अगर आप पहले ही इन्फॉर्म करते हैं सामने, मतलब जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको, कि हम आपका ये कानून नहीं मानेंगे और शांतिपूर्ण नहीं मानेंगे, तो उसके अंदर भी इस तरह का भावना पैदा हुआ कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। नैतिकता, अपने नैतिक मूल्यों पे जब वो आएगा सरकार, तो वो समझेगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, और वो पीछे हटेगा। इस तरह का जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है चंपारण सत्याग्रह से। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित भारत का प्रथम आंदोलन था जो कि सफल रहा। प्रथम बार वे लोग आंदोलन में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते थे। इसमें किसान के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। पहली बार ब्रिटिश सरकार इतने बड़े संख्या में जनसमूह को देखा और सत्य एवं अहिंसा के कारण कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सका। चूँकि ये लोग कोई हिंसक विद्रोह नहीं कर रहे थे और कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार भी मजबूर था कि कैसे इनको हम दबा पाएंगे, कैसे दमनकारी अपनी नीतियाँ चलाएं, प्रशासन को बोले गोली चलाओ वगैरह, ये सब नहीं कर पाए सरकार। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों और शोषण युक्त व्यवहार का विरोध किया गया तथा नैतिक आधार पर कानून को गलत होने पर उसका सविनय अवज्ञा के माध्यम से उल्लंघन करने पर बल दिया गया, जिससे सरकार को अपना दमनकारी कदम पीछे लेना पड़ा। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से लोगों ने सरकार के दमनकारी और शोषण युक्त नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने और उनका विरोध करने का बल मिला, जिससे आगे कई आंदोलन के रूप में देखा गया। जो भी आंदोलन हुए, इसके बाद से जितने भी आंदोलन होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भारत में, और अंततः हमको इसी कॉन्सेप्ट से आज़ादी भी मिलती है कि हमको सत्य, अहिंसा और अपने नैतिक मूल्यों पे खड़ा रहना है। सरकार झुकेगा और सरकार यहाँ से, मतलब औपनिवेशिक सत्ता यहाँ से ख़त्म होगा। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ इसलिए साबित हुआ क्योंकि राजनेता, किसान नेता एवं राजनीतिक दलों पर सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध से पहले उन्हें पूर्व सूचना देकर हिंसक होने से बचाया गया तथा सरकार पक्ष को विश्वास में लेकर उनके ही दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक नैतिक दबाव बनाने और आंदोलन को सफल करने की प्रक्रिया शुरू होती है। चंपारण सत्याग्रह से ही इस तरह की प्रक्रिया पहली बार भारत में शुरू हुई कि उनको पहले ही सूचना दे दें, ताकि उसको ये पता रहे कि मैं एक गलत स्टेप लिया हूँ जिसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे वो इस जो व्यापक रूप लिया है आंदोलन, इसको वो लोग छीन बीन न कर सके। अंग्रेज़ों का एक ही मतलब मेन मोटो था, मतलब उसी के अनुसार वो लोग शासन किए कि जो भी लोग हैं उसको मतलब
बिखेर दो, मतलब अलग अलग कर दो छोटे छोटे भागों में। जैसे मुस्लिमों को कुछ यहाँ पे दे के और फिर दलित वर्ग को कुछ बोल के, इस तरह से इनमें एक बिखराव का रूप पैदा करो ताकि ये लोग एकत्रित ना हो सके, इनके अंदर एक प्रबल राष्ट्रीयता का भावना प्रबल ना हो सके, मतलब उठ ना सके। इस तरह से ये जो प्रयोग पहली बार शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन में, इसको आगे भी इस तरह से लिया गया। आगे मैं इसमें लिखता हूँ, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद और किसी भी तरह के हिंसात्मक घटना नहीं होने के कारण लोगों को विश्वास हुआ कि इस नीति के द्वारा सरकार को झुकाया जा सकता है। इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों और बागान मालिकों का भी हृदय परिवर्तन हुआ तथा किसानों एवं जमींदारों के बीच संबंध भी अच्छे बने रहे। ये मैं निष्कर्ष लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये फाइनल होगा मुझे लगता है। यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका निष्कर्ष लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद और किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना नहीं होने के कारण लोगों को विश्वास हुआ कि इस नीति के द्वारा सरकार को झुकाया जा सकता है। इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों और बागान मालिकों का भी हृदय परिवर्तन हुआ। उनमें यह भावना आई कि मैं अपने नैतिक मूल्य से हट के कुछ गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन होता है कि मुझे अब इस देश के लिए जहाँ पे मैं शासन कर रहा हूँ उसके हित में कुछ काम करना है, या फिर इनके लोगों को उनका अधिकार देना है इस तरह से, या इनका शोषण नहीं करना है। इस तरह का हृदय परिवर्तन पहली बार देखने को मिला इसी आंदोलन के बाद। तथा किसानों एवं जमींदारों के बीच संबंध भी अच्छे बने रहे, जिससे किसान वर्ग आगे परेशान नहीं हुआ और खेती के नए स्रोत स्थापित किए। देखिए, किसान अगर ज़मींदार से ही दुश्मनी कर लेगा तो वो फिर खेती कैसे कर पाएगा, क्योंकि खेत जो होते थे ज़्यादा मात्रा में ज़मींदारों के पास होते थे और वो बटैया या फिर इस तरह का खेती करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से एक यहाँ पे जो संबंध था इनका ये भी अच्छा रहा। चंपारण सफलता के बाद देश को एक नया राजनेता मिला जिसे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी कहलाए। महात्मा गांधी का जो उपाधि था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी कहे जाने लगे और इनका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। ये विश्व स्तर के नेता बन गए, ठीक है। जब भी ये कोई आंदोलन करते थे तो इनकी चर्चा जो है वो पूरे विश्व लेवल पे होती थी कि भारत में गांधी जी के द्वारा ये प्रयोग, मतलब इस तरह का आंदोलन किया गया है, ये गलत कर रहा है ब्रिटिश सरकार, या इस तरह का। चंपारण आंदोलन स्वाधीनता संघर्ष में भारतीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरक घटना साबित हुई और आगे आंदोलनों की रूपरेखा तैयार किया। लास्ट में मैं लिखता हूँ कि अंततः भारत को इसी नीति पर आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्त हुई और फाइनली हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, ठीक है। आप लोगों को ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेंस आंसर राइटिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप लोग भी आंसर राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे सजेशन दें, मेरे साथ जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। वीडियो लंबा हो गया है, 22 मिनट 40 सेकंड।